नमस्कार। हमारे चैनल लेट्स रीड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज मैं आप लोगों को संख्याओं के भेद के बारे में बताऊंगा। संख्याओं का भेद का मतलब है कितनी प्रकार की संख्याएं व्यवहारिक रूप से प्रयोग की जा रही हैं। तो संख्याओं का जो मूल भेद है आप देखते चलिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, इसको प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। वैसे भी इसको हम लोगों ने एक बार चर्चा कर लिया होगा। ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब वे संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं की गिनती की जाती है, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। यानी वस्तुओं की गिनती जब भी हम प्रारंभ करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, इसलिए एक से चलेगा और अनंत तक चलेगा। दूसरी बात करें तो पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, जीरो को उसी में लगा दें, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। मतलब नेचुरल नंबर्स में केवल जीरो को जोड़ दिया जाए तो अब जो संख्याओं का समूह बनेगा वह पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। और इसको W से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर्स को प्रायः कैपिटल N या स्मॉल n से भी दोनों से प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद एक पॉइंट्स आता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। पूर्णांक नाम से ही आप समझ सकते हैं पूरा अंक होना चाहिए, तो इसको पूर्णांक कहा जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने शून्य को इंक्लूड किया था। अब क्या करेंगे, शून्य से बाएं लेफ्ट यानी बाएं तरफ की अर्थात ऋणात्मक संख्याओं को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी संख्याएं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो प्राकृतिक संख्याएं भी इसमें जुड़ गई, होल नंबर्स भी जुड़ गए और ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ गई। तो आप ये कह लीजिए कि जीरो से लेफ्ट साइड में भी और जीरो से राइट साइड में, जीरो सहित सभी जो पूरे अंक हैं उनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों को दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। पहला भाग धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा भाग ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक में धन की संख्याएं ली जाएंगी। पॉजिटिव वाली यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया है, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। धनात्मक संख्याएं ली जाएंगी। धनात्मक का मतलब प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे डट करके आप इधर या आगे इस साइड में लिख रहे हैं तो इस साइड में जा सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण वाला लिया जाएगा, माइनस की संख्या जो इधर आप लिखते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांकों को दो भागों में डिवाइड किया गया। धनात्मक पूर्णांक, इसमें प्लस वाली संख्याएं ली जाएंगी। ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें माइनस वाली संख्याएं ली जाएंगी। अब पूर्णांकों के बीच में, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के बीच में एक अंक यहाँ पर बच जाता है या एक संख्या बच जाता है, जिसको हम जीरो कह ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। ये अपने आप में कंप्लीट है, न इधर का है न उधर का है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है यानी पूर्णांक है, ये कह सकते हैं। अगर हम इन्हीं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहें, ये कक्षा 6 से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। संख्या रेखा मतलब एक लाइन खींचिए, लाइन के बीचों बीच में जीरो लिख दीजिए, जीरो की दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याओं को लिख दीजिए, जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिख दीजिए। तो इस प्रकार का जो एडजस्टमेंट है, इसी को हम लोग संख्या रेखा कहेंगे। अगर मैं संख्या रेखा के माध्यम से इन सभी संख्याओं को
प्रदर्शित करना चाहूँ तो निश्चित रूप से नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहाँ मैंने चिन्हित किया हुआ है इसको, 1 से स्टार्ट करेंगे और ये अनंत तक लेकर जाएंगे। ये एरो बना दिया मैंने, इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा। मतलब प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। वहीं पर मैंने होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने का यहाँ प्रयास किया है। 0 को इंक्लूड कर लीजिए इसमें, यानी 0 सहित जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात ये भी आप यहाँ देखिए मैंने ये एरो लगाया यहाँ पर, यानी कि ये भी अनंत तक चलेगा, यानी 0 सहित धनात्मक अनंत तक की संख्याएं आप पूर्ण संख्याओं में यानी होल नंबर्स में ले सकते हैं। अब पूर्णांकों की बात करें, तो यह मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको दर्शा दिया है। ये देखिए आई लिखा हुआ है, इस साइड में भी मैंने एरो लगाया है, इस साइड में भी एरो लगाया है। मतलब पूरी की पूरी संख्या सब जो पूरी हैं, पूर्ण में है, पूर्णांक हैं, पूरा अंक है, वो सब इंटीजर्स में चले जाएंगे। अब इसी इंटीजर्स को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है यहाँ, जैसा कि धनात्मक और ऋणात्मक हम लोगों ने लिखा है। तो ऋणात्मक जो संख्या पूर्णांक हैं वे लेफ्ट साइड में चलेंगी, तो लेफ्ट साइड में -1 से स्टार्ट करेंगे आप, ये -1 से, और इधर लेफ्ट में -इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसी तरीके से धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो आप यहाँ देखिए ये 1 से स्टार्ट करेंगे और ये दाहिनी तरफ आप अनंत तक चले जाएंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या पूछा गया है एक बार क्वेश्चन की निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्याओं के समतुल्य है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्याओं के समतुल्य है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समतुल्य कौन है। प्राकृतिक संख्याओं के समतुल्य पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और प्राकृतिक संख्याएं सेम है, इनका समुच्चय वैल्यू समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, सामान्य चीज़ें हैं, लगभग सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करना सही होगा। जैसे इसके बाद हमने संख्याओं के विभेद में लिया सम संख्याएं। सम संख्याओं की बात करते हैं हम लोग, तो सम संख्याएं इवन नंबर्स। अच्छा, आजकल ट्रेड चेंज हो गया है, लोग परिभाषा बड़ा अलग अलग बता रहे हैं। कई जगह सम संख्याओं को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन रियल परिभाषा इसकी होती है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं वे ही सम संख्याएं हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कई जगह पर इसको 2 भागों में डिवाइड करके बताया जा रहा है, सम संख्याओं को धनात्मक सम संख्याएं और ऋणात्मक सम संख्याएं। भाई मेन तो यही है 2, 4, 6, 8, अर्थात ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाएंगी। और इसके आधार पर सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। लेकिन आजकल इसको 2 भागों में डिवाइड करके बताया जा रहा है। एक धनात्मक पूर्णांक अगर लेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे आप, 2 से स्टार्ट करेंगे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। और ऋणात्मक सम संख्याओं की बात करेंगे तो -2, -4, -6 इस तरीके से चल सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, कुछ लोग इस 0 को सम संख्या में गिनते हैं, हालांकि कंडीशंस जो है उसके आधार पर वो तर्क बताते हैं, लेकिन ये सही है नहीं। फिर भी जानना होगा हमको भी, हम लोग भी मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने ये जो तर्क दिए जा रहे हैं आजकल की, जो 0 जो है वो सम संख्या हो सकती है। कारण क्या है? कारण ये है कि सम संख्याओं के बीच में लगातार 2 का अंतर होता है। अगर हम पीछे चलें तो 2 में से 2 घटा देंगे तो निश्चित रूप से 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, वो 0 यहाँ से ये फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद एक बात और बताते हैं कि पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 0 में 2 से भाग दीजिए या किसी से भी भाग देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि ये पूर्ण रूप से सही है। वास्तविक परिभाषा मैंने अभी आपको बताया कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं वे ही सम संख्याएं होंगी। हालांकि यहाँ से आप कह सकते हैं कि 0 भी सम संख्या है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है।
अब यहाँ एक चीज़ और कि मैंने यहाँ बता भी दिया आपको कि मानक तो 2 को माना जाता है, तो उसके नीचे फिर कैसे। और तो सबसे छोटी संख्या, अगर क्वेश्चन में कभी आ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आपको 2 ही बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका विषम संख्याएं, विषम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स तो इसको भी आजकल 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन सही यह है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो सबसे छोटा विषम संख्या निश्चित रूप से 1 होना चाहिए, लेकिन ट्रेड के अनुसार आजकल बदल रहा है, उसके अनुसार आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धनात्मक विषम संख्या, ऋणात्मक विषम संख्या। धनात्मक लेंगे तो 1, 3, 5, 7 इस तरीके से बढ़ेंगे, ऋणात्मक लेंगे तो -1, -3, -5, -7 इस तरीके से बढ़ेंगे। व्यवहारिक यही है, मानक इसका भी 2 ही है, इसलिए मानक इसका 2 है, तो प्राकृतिक संख्याओं में लेंगे जो कि 2 से पूर्णतः नहीं विभक्त होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपको 1 मिल जाएगी। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।